हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 8th ऑफ नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम इंडिया एंड इंडिया के वेस्ट साइड से, गुजरात स्टेट से। सो व्हाट हैपन, देखो अगर हम कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में गुजरात इज अ कोस्टल स्टेट, महाराष्ट्र इज अ कोस्टल स्टेट, गोवा इज अ कोस्टल स्टेट, केरला इज अ कोस्टल स्टेट। ये हम वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, इंडियन की वेस्टर्न साइड की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कोस्टल साइट्स हैं, इन कोस्टल साइट्स पे जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं कोस्टल रीजन में, स्टेट के कोस्टल रीजन में मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, इनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंडेंट किस पे है? फिशिंग पर। तो सेम गोज विद गुजरात। लेकिन गुजरात के फिशरमैन के साथ एक बहुत बड़ा इशू आता है, जैसा इशू तमिलनाडु के फिशरमैन के साथ आता है। और वो इशू क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर लग जाता है ना। तो वही चीज अभी जैसे कि खुद होता क्या, हमने हमने बहुत बार हमने केसेस सुनने को मिले कि तमिलनाडु के फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया गया बाय द श्रीलंकन अथॉरिटीज, या फिर श्रीलंकन फिशरमैन इंडियन बॉर्डर टेरिटरीज में एंटर कर गए। लेकिन वही बात, हम जब इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उन दोनों कंट्री की रिलेशनशिप एनी डे बेटर है एज कंपैरिजन टू द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान तो एक दूसरे के दोस्त नहीं है, दुश्मन की हम नहीं बोल सकते, बट एक दूसरे के दोस्त तो वो नहीं है। और पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे पे शक करते हैं कि भैया कोई स्पाई तो नहीं है, यहाँ कोई टेररिस्ट तो नहीं है ना। कोई इंडियन अगर पाकिस्तान टेरिटरी में जाएगा तो लगेगा कि भाई ये टेररिस्ट तो नहीं है। पाकिस्तान कोई इंडिया में आता है, टेरिटरी में आता है, और टेरिटरी में आता है तो लगता है कि भाई ये कोई टेररिस्ट नहीं है। और इंडिया के ऊपर तो हो भी चुका है ऐसा ही केस 2008 में, जब 2008 में मुंबई 26/11 हुआ था। तब टेररिस्ट कैसे आए थे भाई? सी रूट आए थे, है ना। पोरबंदर में उतरे थे वो लोग। तो वही केस हुआ कि फिशरमैन है वो महाराष्ट्र से, बट देखा जाए तो गुजरात के कोस्ट पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके चलते एक फिशरमैन की क्या हो गई? डेथ हो गई। और वही एक रिपोर्ट निकल के सामने आई। अच्छा, ये इशू बहुत बड़ा है लेकिन इशू कभी लाइमलाइट में नहीं आया। ये इशू बताता है, रियलिटी में अगर देखा जाए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो अराउंड 345 फिशरमैन 345 फिशरमैन जो है पाकिस्तानी जेल में लॉस्ट है। और ये रिपोर्ट कब तक है? एज ऑफ दिसंबर 2020 तक अराउंड 545 फिशरमैन जो है वो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट इशू, सो इट्स अबाउट द हेवी रेन इन तमिलनाडु। अच्छा, अब क्वेश्चन उठता है कि वाई देयर इज अ रेनफॉल इन चेन्नई। चेन्नई पे रेनफॉल क्यों आ रहा है? देखो, मॉनसून भी ना दो मॉनसून होते हैं। अच्छा, हमेशा याद रखना, देखना, पहले एक बेसिक याद रख लो, पहले एक बेसिक चीज याद रख लो, फिर चीजें तुम्हें समझ में आने लगेंगी कि ये है क्या। देखो, हमेशा याद रखना कि जो विंड मूव करती है, हवा जो मूव करती है, मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से कहां जाती है? लो प्रेशर। ठीक है। अगर भाई किसी जगह धूप ज्यादा, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो उस जगह क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट जो है वो ऊपर जाएगी, है ना। एयर जो है ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि एयर गर्म होगी, और हीट, गर्म चीज क्या होती है? ऊपर जाती है। तो भैया, तो विंड जो कैसे मूव करती है, एयर कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यहां पर देखा जाए तो ये क्या है? इंडियन ओशन है, ये अरेबियन सी है, और ये बे ऑफ बंगाल है, और इंडिया का ये सदर्न पार्ट है। ठीक है। अब मानसून आता कैसे वो समझना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि भाई चेन्नई में बारिश क्यों हो रही है, तमिलनाडु में बारिश क्यों हो रही है, समझ में आएगा। देखना, देखो, वाटर ये है। अच्छा, वाटर जल्दी गर्म होता है कि लैंड? लैंड जल्दी गर्म होती है ना। अब यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकला हुआ है, धूप तो पड़ती है, सूरज पड़ा। अब सूरज जब पड़ा तो लैंड जल्दी गर्म होगा, जमीन जल्दी गर्म हो गई, ये हीट ज्यादा होगा। जब हीट ज्यादा होगा तो यहां पर जमीन पे क्या बन गया? लो प्रेशर। क्या बन गया? लो प्रेशर बना। और जब लो प्रेशर बना तो कंपैरेटिवली यहां इंडियन ओशन में क्या बनेगा? हाई प्रेशर, कंपैरेटिवली, है ना। क्योंकि भाई पानी तो जल्दी वो होता है, पानी तो जल्दी आपका गर्म नहीं होता, बहुत देर तक गर्म होता है, और बहुत देर में ठंडा होता है। ये भी पॉइंट है। तो अब हुआ क्या? यहाँ हाई प्रेशर बना, यहाँ लो प्रेशर बना। अब यहां से विंड चलेगी। जब विंड चलेगी तो इंडियन ओशन पानी है, अरेबियन सी पानी है, बे ऑफ बंगाल पानी है। तो यहां से जो क्लाउड्स हैं वो क्या लेके जाएंगे? मॉइस्चर लेके जाएंगे। और जब मॉइस्चर लो प्रेशर में आते हैं तो क्या होती है? बारिश होती है। और केरला से हमारा जो है समर मॉनसून एंटर करता है। ठीक है। अब मॉनसून, अब देखो,
मॉनसून गया है ना, अभी से बारिश बारिश का मौसम गया, अब क्या आएगा, विंटर आएगा। अब यहाँ ठंड पड़ेगा, इंडिया में ठंड पड़ती है। अब खुद सोचो, जब इंडिया में ठंड पड़ती है तो चाइना में कितनी ठंड पड़ती होगी, रशिया में तो बर्फ जम जाती है ना, साइबेरियन रीजन पर, इधर कितनी ठंड पड़ती होगी, है ना, क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। तो भाई यहाँ पर ठंड पड़ती है इन इन रीजन में। तो ठंड पड़ती है तो विंड कैसे मूव करेगी, कंपैरेटिवली यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब सन है। तो कंपैरेटिवली यहाँ क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। तो विंड कैसे मूव करेगी, उल्टी, है ना, ऐसे मूव करेगी विंड, ये इस डायरेक्शन में। तो जब इस डायरेक्शन में विंड मूव करती है, तो जब अब यहाँ तो हिमालयन रीजन है, बिकॉज ऑफ द हिमालयन रेंजेस, बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, इंडिया में बहुत कम ठंड पड़ती है कंपैरेटिवली। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में देखना, जम्मू एंड कश्मीर ठंड आ जाती है, क्यों, क्योंकि हिमालय का रीजन लग जाता है। और तिब्बत रीजन में बहुत ठंड पड़ती है। तिब्बत के बाद मतलब नेपाल के नीचे, मतलब ये हिमालय के इस तरफ नहीं पड़ पाती, क्योंकि यहाँ विंड जो है वो हिमालयन माउंटेन से टकरा जाती है और वापस चली जाती है। तो बहुत कम ठंड पड़ती है कंपैरेटिवली इंडिया के रीजन में, नहीं तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है इंडिया में। अब देखो, अब विंड ऐसे मूव करी, लेकिन यहाँ तो कोई कुछ नहीं है, यहाँ तो पानी है। तो यहाँ इंडो पैसिफिक पैसिफिक ओशन है, ऐसे गई विंड। और यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल से क्या गया, मॉइस्चर गया। और ये कौन सा स्टेट पड़ा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश। तो भाई विंटर मानसून जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रीट्रीटिंग मानसून। और समर मानसून मतलब नॉर्मल मानसून। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ दी बारिश है वो समर मानसून में होती है। और विंटर मानसून मानसून में कुछ स्टेट्स हैं जो अफेक्टेड होते हैं, जैसे ओडिशा हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये होता है। स्पेशली तमिलनाडु बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। और वही हुआ, चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके चलते फ्लड्स आने लगी, है ना, फ्लड्स आने लगी। और ये रिपोर्ट निकल के सामने आई कि बाय द 1 अक्टूबर तमिलनाडु को 43% ज्यादा सरप्लस मानसून मिला है। ये बात हो रही किसकी, ये समर मानसून की बात हो रही है। अभी विंटर मानसून तो आएगा, सर्दी अभी आई नहीं है, सर्दी अभी आएगी तब जाके। और चेन्नई में वन ऑफ द मेन रीजन फ्लड का यही होता है, विंटर मानसून। एंड देखा जाए तमिलनाडु में समर मानसून में ही 43% से ज्यादा रेनफॉल मिल गई, और चेन्नई अकेली सिटी में 26% से ज्यादा मिली है। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय, उन्होंने सारे स्टेट गवर्नमेंट से, सारे स्टेट से अर्ज किया है, जो भी, सॉरी गाइस, सारे स्टेट की गवर्नमेंट से अर्ज किया है, जो भी दिल्ली के स्टेट को टच करते हैं, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कि यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सबको, इन सब के स्टेट को अर्ज किया है कि भैया आप एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाइए सारे एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की, हर स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर की, जिसके चलते जो हमारे कैपिटल में, दिल्ली में, बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग, उसको लेकर हम लोग अर्जेंट स्टेप ले सकें, और अच्छे स्टेप्स ले सकें, और अपने सिटीजन्स की लाइफ को हम सिक्योर कर सकें। मूविंग फर्दर, सो देखो, 1984 में इंडिया में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, जिसको हम नाम देते हैं भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, और भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में जो बेसिकली कंपनी थी वो यूनियन कार्बाइड थी। मूवी बनी है, और आप लोग जब लॉ स्कूल्स में जाओगे तो एक मूवी देखोगे, जो आपका टॉट लॉ का टीचर होगा ना, मूवी दिखाएगा आपको भोपाल गैस पर। ठीक है, नहीं दिखाएगा तो समझ लो, और तुम लोग बहुत सारे मेजोरिटी बच्चों को पता भी होगा कि जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जब का कॉन्सेप्ट है, लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें जो पर्सन है वो लाइबल नहीं होता, है ना। बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में चाहे आपकी गलती हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लाइबल होगे। और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ था एक केस से, जिसका नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज यूनियन कार्बाइड केस। और यूनियन कार्बाइड केस मतलब भोपाल गैस स्ट्रेटेजी वाले केस से ही ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, है ना। भोपाल गैस स्ट्रेटेजी वाला भी केस को बोलते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और यहीं से क्या क्या चीज कॉइन टर्म हुआ था, कौन सा कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। ठीक है, तो इतना याद रखना। और अब्दुल जब्बार, जो कि देखा जाए तो जो विक्टिम्स थे, गैस विक्टिम्स थे, यूनियन कार्बाइड गैस विक्टिम्स, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के गैस के विक्टिम्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी डेडिकेट कर दी थी उनके हेल्प के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग देते थे, बहुत सारी चीजें देते थे। और इसीलिए उनको अनाउंस हुआ है कि उनको पद्मश्री मिलेगा। उनकी डेथ हो चुकी है, तो पोस्टमोस्टली उनको पद्मश्री मिलने वाला है। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली गवर्नमेंट ने बताया कि यमुना में पोल्यूशन बढ़ने से, है ना, अब पोल्यूशन कैसे बढ़ता है, अमोनिया का लेवल बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ने से वाटर सप्लाई जो है बहुत ज्यादा
हिट पर है, मतलब वाटर सप्लाई डिसरप्ट हुई है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एलिगेशन लगाया किसके ऊपर? हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर, कि हरियाणा गवर्नमेंट बहुत सारा गंदगी जो है, पोल्यूशन जो है वो यमुना वाटर पे फेंक देते हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट को उन्होंने बेसिकली टारगेट किया और उन्होंने बोला कि इनकी वजह से वाटर सप्लाई जो है बहुत ज्यादा डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है इन द सिटी ऑफ दिल्ली। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। लेट्स मूव टू द स्टेट पेज। स्टेट पेज में अनिल बाइजल, अनिल बाइजल नहीं, अनिल विज जो कि हम बात करें तो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं। और हरियाणा के बेसिकली देखा जा सकता है तो वन ऑफ सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन है आफ्टर चीफ मिनिस्टर, अनिल विज हरियाणा के। और अनिल विज का कहना है कि देखो, रोड्स पर रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये एलिगेशन है कि अनिल विज ने इसी वजह से बोला क्योंकि ऑन द रिटेलिएशन ऑफ फ्राइडे प्रेयरिंग। अब फ्राइडे प्रेयरिंग बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंस रखती है। तो अगर आपने सलमान खान का गाना सुना होगा, जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात मतलब फ्राइडे नाइट, तो जुम्मे की रात मतलब फ्राइडे नाइट वहीं ऑफरिंग करते हैं मुस्लिम्स। और एक तरीके से वो वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं कि वीकेंड आने वाला है, सैटरडे और संडे। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो देखो, हरियाणा गवर्नमेंट केरला गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक परमिशन दी थी। एंड परमिशन इज अबाउट कि भैया मुल्ला पेरियार डैम के आसपास आप ट्रीज को कट डाउन कर सकते हो, जिससे मुल्ला पेरियार डैम को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दो। लेकिन वो ऑर्डर को केरला गवर्नमेंट ने फ्रोजन कर दिया, मतलब रोक दिया। अब क्यों रोका? हुआ ही है क्योंकि केरला गवर्नमेंट का हमेशा से स्टैंड रहा है क्या मुल्ला पेरियार डैम को आप स्ट्रांग मत करिए, आप एक अल्टरनेटिव, एक दूसरा डैम बनाइए ना। मुल्ला पेरियार डैम तो वैसे ही खराब हो चुका है, आपको दूसरा डैम बनाना पड़ेगा, आपको दूसरा डैम बनाना पड़ेगा। और इसी के देखा जाए तो अब जो केरला गवर्नमेंट का ऑर्डर था, परमिशन थी कि भैया तमिलनाडु ट्रीज को कट डाउन कर सकती है टू स्ट्रेंथन द मुल्ला पेरियार डैम, ये अपने ही बेसिकली उनके डिमांड के अगेंस्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट की डिमांड के अगेंस्ट में जो नए नए डैम की बात कर रहे हैं, नए डैम की कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। इसी चीज को लेकर केरला गवर्नमेंट ने ऑर्डर को क्या कर दिया? फ्रोज कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया जो ऑर्डर दिया था हमने, परमिशन दी थी तमिलनाडु को कि आप ट्रीज को कट डाउन कर सकते हो नियर दी मुला पेरिया डैम टू स्ट्रेंथनिंग दी मुला पेरिया डैम, तो वो हम ऑर्डर को फ्रोज करते हैं। मूविंग फर्दर, डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे लिए तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज अबाउट द न्यू जूरिस्प्रूडेंस फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन इज अबाउट एयू के यूएस शुड रॉक चाइना बोट इन इंडो पैसिफिक, इसको अपन ओवरव्यू लेने वाले हैं इसका। एंड द थर्ड एडिटोरियल इट्स अबाउट द लॉन्ग रोड टू टाइमली मनरेगा पेमेंट्स, इसको अपन कुछ पार्ट है जो हमें डिस्कस करना है, बाकी कुछ पार्ट हमें डिस्कस नहीं करना है, तो हम ये चीज डिस्कस करेंगे। सॉरी गाइस, ये वाला एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, this editorial. So now we first move to the first editorial, that is about the new jurisprudence for political prisoners. देखो, हुआ ही है रिसेंटली, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और केस का नाम था कौन सा? तवा फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और तवा फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पोटेंशियल दिखाया कि वो कैसे पर्सनल लिबर्टी और ह्यूमन डिग्निटी के आइडिया को कैसे रिक्लेम कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं ह्यूमन को, है ना। ये उन्होंने अपनी पावर बताई सुप्रीम कोर्ट ने, किस केस में? तवा फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस केस में जो एक्यूज थे उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे हुए थे। और यूएपीए जो एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इस एक्ट के अगेंस्ट में ये एडिटोरियल लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है। तो अपन समझेंगे कि है क्या। देखो, सबसे पहले हमें केस का बैकग्राउंड समझने की जरूरत है कि ये केस था क्या। ठीक है, तवा फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, ये केस जो है वो केरला का है। केरला में तीन लोग को एक्यूज बनाया गया, है ना, जिसमें से थर्ड को छोड़ दिया गया, एब्सकॉन्ड कर दिया गया, बाकी बचे रिमेनिंग टू। और उन दोनों के ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए गए।
क्यों लगा दिए गए चार्जेस? क्योंकि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उनके यहाँ कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स मिले, कुछ ऐसे नोट्स मिले, कुछ ऐसे बेसिकली कास्ट इशू पे बुक्स मिली, जिससे ये पता लगता है कि दे आर लेफ्टिस्ट और दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी। इससे पता लगता, जिसके रिटेलिएशन में उनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगा दिए। एक जो एक्यूज है एलन सोबिया, उसके ऊपर चार्जेस लगे, वो लगा है सेक्शन 38, सेक्शन 39 ऑफ द यूएपीए एक्ट एंड सेक्शन 120 बी ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो 120 बी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि 30 और 39 बोलता क्या है। तो 38 और 39 ऑफ द यूएपीए व्हाट सेज? 38 सेज कि भैया ऑफेंस रिलेटिंग टू द मेंबरशिप ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो तो उसके ऑफेंस से रिलेटेड है। 39 टॉक्स अबाउट कि अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट देते हो, उसके ऑफेंस रिलेटेड है। और सेक्शन 120 कैपिटल बी ऑफ द आईपीसी टॉक्स अबाउट इट्स अ पीनल प्रोविजन ऑन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ये बेसिकली पीनल प्रोविजन है। अब दूसरा जो एक्यूज्ड है तवाफ फसल, जिनके नाम पे केस बना, उनके ऊपर ये 3 सेक्शन तो लगे लगे हैं, उसके साथ साथ एक और सेक्शन लगा है, सेक्शन 13। और सेक्शन 13 बोलता है अबाउट दी, आपको पनिशमेंट देता है अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हो, है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हो। और इस केस में तवा फजल वर्जन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत प्यारी बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप इंक्लाइंड हो किसी आइडियोलॉजी की तरफ या किसी टेररिस्ट ग्रुप की तरफ भी अगर आप इंक्लाइंड हो, आप उसकी आइडियोलॉजी से एग्री करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर पीनल प्रोविजन लगे। आप एग्री करो, उसके साथ साथ आपका मेंसरिया भी होना चाहिए, आपका गिल्टी माइंड भी होना चाहिए, तब जाके मतलब अगर आपको हेल्प प्रोवाइड करनी या आपका आपका इंटेंशन होना चाहिए टू गिव देम हेल्प या टू वर्क फॉर देम, तब जाके आपके ऊपर यूएपी के चार्जेस लगेंगे। इस पे चार्ज लगने से अगर आप एग्री करते हो, ओनली अगर आप एग्री कर रहे हो तो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, अब ऑथर ने बताया जुडिशियल ट्रेजेक्ट्री। उस पर उन्होंने बोला कि देखो प्राइमा फेसी जो है, जब भी आप किसी पे केस फाइल करते हो तो प्राइमा फेसी दिखाना पड़ता है। तो प्राइमा फेसी में हमेशा आप क्या दिखाना पड़ता है? इंटेंशन, है ना, एक्यूज का इंटेंशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट के लिए दो कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, एक होता है एक्टस रिया और मेंस रिया। तो एक्टस रिया दिख जाता है, बट मेंस रिया जो है वो प्राइमा फेसी केस से पता लगता है, मतलब उस फैक्ट से पता लगता है। लेकिन इस केस के जो फैक्ट्स है, इससे प्राइमा फेसी जो पता लग रहा है, प्राइमा फेसी पता ही नहीं लग पा रहा कि इस पर्सन का इंटरेस्ट था या इंटेंशन था कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा कि नहीं। तो प्राइमा फेसी ये केस बोलता, प्राइमा फेसी तो ये केस इस फैक्ट से पता लगता है कि इनका मेंसरिया है ही नहीं, तो इनके ऊपर यूपीए के चार्जेस लगने नहीं चाहिए थे। बट कुछ ऐसे प्रोविजन है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं इस यूएपीए एक्ट के अंदर जो कि बेसिकली इनोसेंस के प्रिजम्पशन को हटाता है। जैसे पहली बात, अगर आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लग गए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, एक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैं गिल्टी नहीं हूं। जैसे कि भाई क्राइम अगेंस्ट वेमेन में होता है ना, जैसे अगर किसी ने आपके ऊपर रेप के चार्जेस या मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगा दिए, तो एक्यूज को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मैंने मॉलेस्ट नहीं किया, मैंने रेप नहीं किया। तो सेम गोज विद द यूएपीए चार्जेस, अगर आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगे हुए हैं तो भैया प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इज ऑन द एक्यूज्ड, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, सॉरी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज ऑन द एक्यूज्ड। और उसका ही सेक्शन, उस एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 43 कैपिटल ई, विच सेज प्रिजम्पशन एज टू द ऑफेंसेस। और उस सेक्शन, उसी उसी सेक्शन सेक्शन 43 सेज कि जेल जो है वो रूल है और बेल क्या है? एक्सेप्शन है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा क्या बोला है कि जेल इज एन एक्सेप्शन एंड बेल इज अ रूल, बेल इज अ राइट, यही बोला था हमेशा। लेकिन यूएपीए के जब चार्जेस लगते हैं तो यूएपीए का खुद का एक्ट, खुद का सेक्शन, सेक्शन 43 डी क्लॉज 5 सब क्लॉज 5, इट सेज जेल इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शन, उल्टा बोल रहा है। और वही बात बेसिकली इस पर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं। केसेस कौन से हुए? जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह, जहूर अहमद शाह बताली। और जहूर अहमद शाह बताली में यह बताया था, इस बोला गया था, अपहेल्ड किया गया था कौन सा? सेक्शन 43 डी सब क्लॉज 5। और बोला था कि बर्डन इज ऑन द एक्यूज्ड, बोला था कि बर्डन इज ऑन द एक्यूज्ड टू शो दैट द प्रोसिक्यूशन केस इज नॉट प्राइमा फेसी ट्रू, ये चीज बोली गई थी। और उसी चीज को लेकर दिल्ली राइट केस हुए, और दिल्ली राइट केस को लेकर ऑथर ने बताया था कि भैया जैसे तवा फसल में जो जजमेंट आया ना, वैसा ही जजमेंट जो है वो आपका दिल्ली राइट वाले केस में भी आना चाहिए। उस ऐसे में ही सुप्रीम कोर्ट को स्टैंड लेना चाहिए, उन केस में सुप्रीम कोर्ट को भी वैसा ही स्टैंड लेना चाहिए। दैट्स व्हाट
That's what basically author says. Now, the second editorial. I move to the second editorial, that is about the AUKUS should rock China's boat in Indo-Pacific, in the Indo-Pacific. देखो, इसका अपन ओवरव्यू लेंगे कि ये आर्टिकल बोलना क्या चाहता है. देखना, इस चीज में बेसिकली यही बताया गया. देखना, इसमें दो तीन चीजें बताई गई. जो ऑथर है, और ऑथर ने ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, इन तीन की ग्रुपिंग बनने से क्या फर्क पड़ेगा इंडो पैसिफिक रीजन में. तो सबसे पहले ऑथर ने लिखा एशियान फैक्टर. उन्होंने बोला कि देखो, एशियान के बनने से, मतलब एयू के यूएस के बनने से एशियान सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि एशियान की जो नेशंस है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनमें जो नेशंस है, थाईलैंड है, ब्रूनी है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये नेशन चाइना के अगेंस्ट में ही है. क्यों? क्योंकि चाइना जो है, इनकी टेरिटरी पर, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इनकी टेरिटरी पर, इनके आइलैंड्स पर अपना डोमिनेंस दिखा रहा है. बोलता है कि साउथ चाइना सी जो है ना, वो हमारा है. और साउथ चाइना सी मतलब इंडो पैसिफिक रीजन वाला. जिसके चलते एशियन एशियन जो है, बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. किसको? एयू के यूएस को, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की ट्राइलेटरल पार्टनरशिप को. देन सेकंड पॉइंट ऑथर ने बताया कि देखा जाए तो यूके और यूएस का बहुत समय से पार्टनरशिप चला आ रहा, चाहे वो नेटो के फॉर्म में रहा हो, चाहे वो बाइलेटरल रिलेशनशिप रहे हो, हमेशा से रहा है. ठीक है. हाँ, एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, एक द बोन ऑफ कंटेंशन है एयू के यूएस में, दैट इज अबाउट आपका फ्रांस. क्योंकि फ्रांस के साथ डील थी ऑस्ट्रेलिया की अबाउट दी सबमरीन्स, बट वो डील कैंसिल कर दी ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया ने यूएस के साथ डील कर दी विद द न्यूक्लियर इम्बिल्ड सबमरीन्स. और जिसके रिटेलिएशन में फ्रांस ने बेसिकली बहुत गलत भी, मतलब बहुत गुस्सा भी है फ्रांस अभी. और G20 में जो मैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बेसिकली, प्राइम मिनिस्टर सॉरी, वो बहुत ज्यादा अपना उन्होंने गुस्सा दिखाया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कि भैया उन्होंने जो किया वो गलत था. और वही चीज एयू के उसमें बताया गया. ऑथर ने बताया कि डेकेड लॉन्ग फ्रेंडशिप रही है, रिलेशनशिप रहा है यूके और बेसिकली यूएस के बीच में. और अब बेसिकली ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया. और ऑस्ट्रेलिया, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे, बट आफ्टर द कोरोना वायरस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड करी थी कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए चाइना के अंदर, कि भैया चाइना के अंदर ओरिजिन कैसे हुआ, कहीं ये बेसिकली बायोलॉजिकल बॉम्ब तो नहीं था, बायोलॉजिकल अटैक तो नहीं था. जिसकी रिटेलिएशन में चाइना और ऑस्ट्रेलिया की रिलेशन जो है खराब हो गए, और चाइना ने बेसिकली ट्रेड सैंक्शंस भी लगा दिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रेड सैंक्शन लगाए थे. वही चीज फिर बताया गया, लास्ट में यही बताया गया कि चाइनाज फैक्टर, एंगेजमेंट विद चाइना. तो वही बताया गया, थ्री नेशंस के रिलेशनशिप चाइना से पहले अच्छे हुआ करते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अभी रिसेंटली खराब हुए, यूके के पहले ही खराब थे, और यूएस के साथ हमेशा से उनका ट्रेड वॉर चला आ रहा है. उसी के इसमें लिखा गया है कि एयू के यूएस जो है, वो कैसे चाइना के डोमिनेंस को कम करेगा इन दी इंडो पैसिफिक रीजन. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट एडिटोरियल इट्स अबाउट द लॉन्ग रोड टू टाइमली मनरेगा पेमेंट्स. अच्छा, ये खुद से पढ़ना, ठीक है. इसमें से खुद जो बेसिकली ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी पढ़ने का बहुत मजा आएगा. जैसे बोलो मुल्ला नसरुद्दीन, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. जस्ट रीड इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. एंड इससे आपको मनरेगा के इशू के बारे में समझ में आ जाएगा. और यहाँ पर थोड़ा मनरेगा के कॉन्सेप्ट के बारे में दिया गया है कि इस बार जो मनरेगा में फंड कम आया तो कितना कम आया, कितना परसेंट कम आया, क्यों आया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी. अच्छा, ये स्टोरी जरूर पढ़ना, इस वाली मुल्ला नसरुद्दीन वाली. Moving further towards the national news. So the first news about the national news about the हरियाणा. तो हरियाणा में एक लॉ आया था, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं हरियाणा, बेसिकली हरियाणा एम्प्लॉयमेंट, हरियाणा एम्प्लॉयमेंट लॉ. एंड इट्स लॉ के अकॉर्डिंग हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि 75% ऑफ द जॉब्स इन दी प्राइवेट सेक्टर्स रिजर्व्ड रहेंगी हरियाणा के रेसिडेंट्स के लिए. जो पहले इस लॉ में था 50,000, मतलब जिन जॉब्स की पे स्केल 50,000 से कम है, उनमें
सिर्फ उनमें 70% रिजर्व सीट रहेंगी हरियाणा के रेसिडेंट्स के लिए, हरियाणा के डोमिसाइल्स के लिए। लेकिन उसके बाद 50,000 को कम करके 30,000 कर दिया। और वही हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में गुड़गांव आता है। हरियाणा स्टेट में एक और सिटी है गुड़गांव, और गुड़गांव में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, बहुत बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स, पार्क है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर टेक्निकल फील्ड भी और नॉन टेक्निकल फील्ड भी है हरियाणा में। तो बहुत जो बेसिकली जो कॉर्पोरेट हाउसेज और बड़े बड़े आईटी फर्म्स के जो ही चीफ हैं, हेड ऑफ ऑपरेशन है, उनका यही सबसे बड़ा कंसर्न है कि इन टेक्निकल में हम लोग बेसिकली टैलेंट ढूंढते हैं, और ये लॉ टैलेंट्स को रोक रहा है, टैलेंट को आने से रोक रहा है। ये सबसे बड़ा हरियाणा लॉ का कंसर्न है। मूविंग फर्दर, अच्छा इस लॉ का पूरा फुल फॉर्म पढ़ना। इस लॉ का पूरा नाम है क्या, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट इट्स हरियाणा एम्प्लॉयमेंट समथिंग। सो जस्ट रीड द फुल फॉर्म ऑफ दैट लॉ, व्हाट लॉ नेम इज। ठीक है, बाकी लॉ यही बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर्स में 78% ऑफ द जॉब्स रिजर्व रहेंगी लोकल्स के लिए। लोकल मतलब जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ठीक है, सैलरी की जो सीलिंग है, वो जॉब्स की सीलिंग जो है उन किन जॉब्स पे, जिनकी जॉब्स की सैलरी 30,000 या 30,000 से कम हो। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। सो दिस समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स की बिल्कुल न्यूज नहीं पढ़नी है, तो बिल्कुल स्किप करना है पॉलिटिक्स वाली न्यूज। आई मूव टू दी अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड। सो एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर डील हुई थी, जिसको हम बोलते हैं अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम भी आया था। और ऑगस्टा जो है फर्म है, डिफेंस की बेसिकली फर्म है, और ये इटली की फर्म है। और ये बहुत बड़ा स्कैम था, है ना, ऐसा एलिगेशन लगा था, स्कैम था, मतलब स्कैम इतना बड़ा खुल के सामने नहीं आ पाया। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर स्कैम, और उस स्कैम में बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी इन्वॉल्व हुए थे, बहुत बड़े लोगों के नाम इन्वॉल्व हुए थे, जिसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसके रिटेलिएशन में गवर्नमेंट ने उस इटालियन फर्म पर बैन लगा दिया कि भैया आप कोई भी ट्रेड नहीं करोगे इंडिया के साथ, इंडिया में कोई भी ट्रेड नहीं होगा आपकी फर्म का। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रोम गए G20 मीटिंग में, और वहां के इटली के प्राइम मिनिस्टर से मिले, इटली के हेड ऑफ द गवर्नमेंट से मिले, मारियो द्रागी से। और जैसे ही उनकी मीटिंग हुई तो मारियो द्रागी के सोर्स ने क्लियर कर दिया, इटली कि जो पीएम है उनके सोर्स ने कंफर्म कर दिया कि भैया इंडिया ने अगस्ता स्कैम में जो इटालियन फर्म थी उसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था उसको लिफ्ट कर दिया है। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट आज लखीमपुर खीरी केस को सुनने वाली है। है ना, सुप्रीम कोर्ट सेट टू हियर लखीमपुर खीरी केस टुडे। आज सुनेगी लखीमपुर खीरी वाला केस। और 26 अक्टूबर को लास्ट टाइम जब हियरिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया था यूपी गवर्नमेंट को कि भैया विटनेस के स्टेटमेंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं, हमने पढ़ा भी था। तो फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज एक ही न्यूज है। सो अबू धाबी, सो नाउ इन द यूएई, नॉट इन दी होल यूएई, इन दी अबू धाबी। सब हो चुका है अबू धाबी में। पहले क्या था कि अबू धाबी में जो मैरिज होती थी वो मुस्लिम लॉस के अकॉर्डिंग हुआ करती थी, चाहे मुस्लिम हो या ना हो। बट नाउ अब नॉन मुस्लिम सिविल मैरिज लॉ बन चुका है, और अब नॉन मुस्लिम्स भी शादी कर सकते हैं। उनको बेसिकली डाइवोर्स लॉ भी कवर होगा, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट भी कवर होगा, चाइल्ड कस्टडी का कॉन्सेप्ट भी इस लॉ के अंडर कवर होगा। मैरिज का कॉन्सेप्ट तो कवर है ही, डाइवोर्स का भी कॉन्सेप्ट कवर होगा, चाइल्ड कस्टडी का भी कॉन्सेप्ट कवर होगा, और इसमें नॉन मुस्लिम्स लोग रेगुलेट होंगे इस लॉ से। ठीक है, तो नॉन मुस्लिम सिविल मैरिज लॉ आ चुका है कहां पर, अबू धाबी में, उसको परमिशन मिल चुकी है। सो आज इकोनॉमिक न्यूज है, सॉरी आज मंडे है तो मंडे को आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आता। सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। बस इतना ही पता है कि भैया इंडिया है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड जीत गई है कल मैच। तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।